हेलो एंड वेलकम इन पूनिया इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप? होप आपकी स्टडीज़ बहुत बढ़िया चल रही होगी पूनिया इंग्लिश क्लासेस के साथ में। तो आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में आज हम करेंगे पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है, ध्यान रखना, क्योंकि ये टेंस जो पास्ट सिंपल का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, ये चार टेंस ऐसे हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट भी इसमें कहते हैं, और इसमें भी वही कंडीशन लागू होती है कि पास्ट में इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता कि वो काम कब हुआ। हाँ, हुआ पास्ट में, नाउ दैट वर्क इज नॉट गोइंग ऑन, अब वो लगातार जारी नहीं है, वो हो गया, वो कर दिया, परंतु कब, टाइम फिक्स नहीं होता इसमें, इसलिए इसको इंडेफिनिट करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ऑक्सिलरी वर्ब्स को क्या बोलते हैं? इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो पहली चीज, नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, कि जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें ऑक्सिलरी सेंटेंस यूज नहीं होते। इसके बाद में आपके आता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपके जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे उनमें हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड, जो दोनों में सेम ही रहेगी। इसके बाद में आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए इसमें दोनों ही तरह की वर्ब यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। मैंने शुरू में ही आपको बताया था और लर्न करने के लिए कहा था कि जहां केवल मात्र एक ही ये सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं टेंस में, ध्यान रख लेना। ओनली the affirmative sentence of past indefinite is the tense where we use V2, means past form, okay, and rest of the sentences, in the rest of the sentences past form is not used, okay। बाकी बचा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन दोनों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो जितने भी इंडेफिनिट सेंटेंस में मैंने बताया कि उन सब में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो इन ऑल द इंडेफिनिट सेंटेंसेस देयर इज वन एक्सेप्शन, that is affirmative sentence of past indefinite in which we use V2, and in rest of the indefinite sentence we use only V1, that is present form, okay। Now past tense of be form. Sometimes in our sentences be form is given in the bracket. कुछ बार be form जो है वो ब्रैकेट में दी हुई होती है, तो हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि अरे हम यहाँ पे क्या करें, बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है। तो ध्यान रखना, बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वो हमेशा वाज या वर होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी विल यूज वाज, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी विल यूज वर एट द प्लेस ऑफ बी। आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर दैट आल्सो, ओके। पास्ट टाइम एडवर्ब, दिस इज यूजेस। Now come to the point. The main thing of this sentence is where this sentence is used. कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले past time adverb, कि ऐसा adverb जो past time को शो करता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे yesterday, ago, last night या year, any previous year, कोई भी previous साल जो दिया होगा। एग्जाम्पल दिया है मैंने 2019, 2018, 2017, 1997, 98, 1999, whatever, पास्ट का कोई ईयर। कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है, इन माई चाइल्डहुड, दैट वॉज ऑल्सो पास्ट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड इट मीन्स राइट नाउ आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं, तो पास्ट हो गया। इन माई स्कूल डेज, तो वो भी पास्ट है। तो ये इस तरह से कोई पास्ट का टाइम पूछ लिया जाए तो उसके अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इन माय चाइल्डहुड
बी, इन माई चाइल्डहुड आई वेरी पुअर। तो यहां पर देखिए क्या यूज होगा, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, पास्ट की बात कर रहा हूं कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट, इट मीन्स वी विल यूज पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर क्योंकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव तो है नहीं कि जहाँ हम वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म यूज करें, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब हमें करना क्या है, बी, द बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज एम आर होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज की। तो आई के साथ में फिर क्या यूज हो जाएगा, आई वॉज, ठीक है, इन माई चाइल्डहुड आई वॉज वेरी पुअर। क्लियर। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, In 1997, I this city for further study. In 1997, I this city for further study. कि मैंने आगे की पढ़ाई के लिए 1997 में इस शहर को मैंने क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्या है, प्रीवियस ईयर आ गया, अब 1997 की बात हो रही है, पास्ट हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, पास्ट सिंपल का यूज़ करूँगा। और इसके लिए जो लीव है वो हमारे पास में वर्ब दे रखी है और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट। क्लियर। तो ये हमारे पास में है कुछ एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद में पॉइंट नंबर आता है 2, इम्प्रोबेबल कंडीशन। देखिए इम्प्रोबेबल कंडीशन मैंने पहले भी बताया था कि कंडीशनल क्लोजेस जब हम करते हैं तो उसमें 3 कंडीशंस आती हैं, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल कंडीशंस। तो प्रोबेबल कंडीशन जो होती है उसके बारे में मैंने बताया कि जो प्रोबेबल कंडीशन है उस प्रोबेबल कंडीशन के अंदर हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनिट का यूज करते हैं। जबकि बात आती है इम्प्रोबेबल कंडीशन की तो उसमें हम पास्ट इनडेफिनिट का यूज करते हैं, उसमें बी भी लगता है कई बार और कई बार वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज होगी। उसकी पहचान कैसे होगी मैं बताता हूं। देखिए आपके पास में 2 क्लोज होंगे, जैसा मैंने पहले बताया, एक मेन क्लोज होगा और एक आपका डिपेंडेंट क्लोज होगा। किससे स्टार्ट होता है डिपेंडेंट क्लोज, इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, इनसे ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इफ, अनलेस, अनटिल या टिल से भी स्टार्ट होता है। तो इनसे तो क्या होगा, स्टार्ट होगा, प्लस इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, फिर ब्लैंक और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको देने के बाद में इसी के आगे, क्योंकि देखिए ये स्टार्ट किससे हो रहा है, इफ से स्टार्ट हो रहा है, और जब ये इफ से स्टार्ट हो रहा है तो ये होगा डिपेंडेंट क्लोज। कौन सा क्लोज होगा, डिपेंडेंट क्लोज होगा। इसके बाद में हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर विल, जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते थे हम शैल, विल, मे या कैन, अब उनका पास्ट यहां पर यूज हो जाएगा और ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा वुड। ठीक है, यहां पे हो सकता है शुड दिया हो सकता है माइट दिया हो या कुड, इन चारों में से कोई भी एक वर्ड वहां होगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये दिया होगा। और ये जो क्लोज होगा, ये क्लोज कहलाता है मेन क्लोज, क्योंकि ये अपना पूरा जो मीनिंग है वो देता है। तो 2 क्लोज हमारे पास में इस तरह से दिए होंगे, वापस से समझ लीजिए इसको ध्यान से। 2 क्लोज हमारे पास में दिए होंगे। पहला क्लोज होगा जो
इफ से स्टार्ट होगा, अगर ये बाद में होगा तो मेन क्लोज पहले आ जाएगा, दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि जो इफ, अनलेस, टिल या अनटिल से स्टार्ट होता है वो हमारा डिपेंडेंट क्लोज होगा, और जो सब्जेक्ट वुड, शुड, माइट, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट में आएगा वो हमारा मेन क्लोज होगा। अब करना क्या है, जब यहां पर वुड, शुड, माइट, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये जो ब्लैंक है इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और अगर हमारे पास में बी दिया हो तो हम वॉज या वर का यूज करेंगे। कब? बी दिए जाने पर, इफ बी इज गिवन। ओके, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम कर रहे हैं एग्जाम्पल। ओके, जैसे मैंने कहा इफ अ किंग बी। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं यहां पर। अब देखिए ये दो एग्जाम्पल है हमारे पास में। इफ आई अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। अब इस सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर स्टार्ट किससे हो रहा है? इफ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारी क्लोज है, वो कौन सी क्लोज है? यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा कौन सा क्लोज है? डिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? इफ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्लोज कौन सा हो गया? डिपेंडेंट क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है वो कौन सा है? मेन क्लोज है, बिकॉज दिस क्लोज इज गिविंग इट्स फुल मीनिंग। तो ये हमारा मेन क्लोज है। अब मेन क्लोज में हमारे पास में पहचान क्या है? वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। जब आपके पास में मेन क्लोज में वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डेफिनेटली हम यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब हमारे पास में ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में है बी। जब ब्रैकेट में हमारे पास में बी दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हम बी की जो सेकंड फॉर्म है वो यूज करेंगे। और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर इफ की कंडीशन के साथ में, इफ की कंडीशन के साथ में आपका कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें वॉज कभी नहीं लगता, उसमें हमेशा वर ही लगेगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर यहां पे ही भी होता तो वॉज नहीं लगता, ही वर ए किंग होता। क्लियर? ये ध्यान रखना। ऐसे ही अब मैंने क्या किया? सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया। मैंने यहां से अनलेस से स्टार्ट किया है। अब ये अनलेस से स्टार्ट हुआ है तो ये क्लोज कौन सा हो गया? डिपेंडेंट क्लोज हो गया। ठीक है हमारे पास में, और ये क्लोज जो है वो मेन क्लोज हो गया। अब मेन क्लोज में देखिए क्या दिया हुआ है? वुड नॉट अटेंड, यानी कि नेगेटिव है। अब ध्यान रखना, अनलेस जो है ऐसा सेंटेंस है, ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर बनेगा तो वो अनलेस से ही बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ मेन जो क्लोज है उस मेन क्लोज के अंदर वुड नॉट अटेंड जो है वो दिया हुआ है, यानी कि वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर सेकंड क्लोज के अंदर जो है वो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अनलेस यू इनवाइटेड मी, अगर तुमने मुझे नहीं बुलाया होता तो मैं पार्टी अटेंड नहीं करता।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इम्प्रॉबेबल कंडीशन है अगर वो आती है तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। होप आपको ये दो जो यूजेस हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। रेस्ट ऑफ द यूजेस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे विद मी एंड प्लीज़ subscribe my channel, share my channel and like my channel. Also click on the bell icon so that my videos can reach to you. Thank you and have a nice day.